हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग अपने प्रीलिम्स प्रोग्राम स्मार्ट स्प्रिंट के इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है उन लोगों के लिए जिनको ये समझ में नहीं आता है और वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। और यहीं पे क्या होता है कि पीपीसी उनके लिए इतना टफ बन जाता है कि वो उन्हें लगता है कि पीपीसी उनको समझ ही नहीं आ सकता कभी। ठीक है, तो चलो आज हम लोग पीपीसी को थोड़ा सा इजी करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि पीपीसी होता क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आखिर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एक चीज जो हमें पहले के लेक्चर्स में पता चली। इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक ट्रूथ क्या है? बेसिक ट्रूथ ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है, ठीक है, ये क्या है? लिमिटेड है। एक मिनट में चेक कर लूं। हाँ, माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है। रिसोर्सेस क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। और ह्यूमन वांट्स जो, ये क्या है? अनलिमिटेड है। अभी देखो, ये जो प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है और ह्यूमन वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। ये प्रॉब्लम क्या है? यहीं से बेसिकली इकोनॉमिक्स का इमरजेंस होता है। और यहां से जब इकोनॉमिक्स का इमरजेंस होता है तो ये चीज तो हमें इस चीज से पता चल गया। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, वो तो एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन था, बट अगर कोई ऐसा कर्व है या कोई ऐसा डायग्राम है जो कि इस प्रॉब्लम को बहुत क्लियरली दिखाता हो, तो वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम ही नहीं है। पीपीसी बेसिकली इकोनॉमिक्स का समरी है जो आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स एक ग्राफ में, एक कर्व में समझा देता है। अभी देखो, सबसे पहले अगर हम लोग ये देखते हैं तो फिर हमको ये भी देखना होगा कि पीपीसी का मतलब क्या होता है। तो हम लोग बहुत सिंपल मीनिंग के साथ चलेंगे। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या दिखाता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का ये दिखाता है कि आपके पास जो रिसोर्स है, आपको जो रिसोर्स दिया गया है, इस रिसोर्स के साथ एंड दूसरी चीज, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, आपको जो भी रिसोर्स दिया गया है एंड जो भी टेक्नोलॉजी दी गई है, उससे आप इकोनॉमी में मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या कर सकते हो। ठीक है, आप बेसिकली क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हो गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। अभी देखो, इस डेफिनेशन के साथ क्या है ना कि कुछ चीजें भी आती है। ठीक है, क्या आती है? ये तो डेफिनेशन दिया है कि आपको जो रिसोर्स दिया गया है और आपको जो टेक्नोलॉजी दिया गया है, इससे आप मैक्सिमम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी देखो, लोग बोलेंगे सर कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बता रहे। देखो, कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि हम कभी भी एक ही गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करते ना। हम एक ही तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो फिर पीपीसी का कोई मतलब ही नहीं होता है। बात यहाँ पे आती है जब हम एक से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बात होती है ना कि व्हाट टू प्रोड्यूस। जब ये क्वेश्चन निकलता है तो यहीं पे होता है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे इकोनॉमी में सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट की जरूरत होगी। क्या होता है, एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट की जरूरत होती है। तो क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं। हम उस चीज को भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या, कि हमने जो इकोनॉमिक मेथोडोलॉजी में समझा था कि एजम्पशन बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे भी कुछ एजम्पशन बनाए जाते हैं। और ये एजम्पशन क्या क्या होते हैं? देखो, इसमें क्या माना जाता है कि आपके पास जो रिसोर्स है, ये क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है इस पीपीसी थ्योरी को बनाने के लिए। आपको भी ये अज्यूम करना है। ठीक है, आपको जो भी टेक्नोलॉजी दी जा रही है, टेक्नोलॉजी दी जा रही है, ये टेक्नोलॉजी क्या है? एक तरह से फिक्स्ड है, इसमें कोई भी चेंजेस अभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और इकोनॉमी, आपको ये समझना पड़ता है कि इकोनॉमी अभी फुल एम्प्लॉयमेंट पे है। फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी मतलब कि यहाँ पर रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज कर लिया जा रहा है। ठीक है, अभी देखो, ये तीनों चीज बेसिकली एजम्पशन है। ठीक है, अभी देखो, अगर इन तीनों चीजों को मान लिया जाए तो क्या होता है, ग्राफ कैसा बनता है, हम वो देखते हैं। अभी देखो, इसमें एक चीज और समझना है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज बढ़ता है या फिर इन तीनों में से कोई भी चीज घटता है, इसमें किसी भी तरह का चेंजेस आता है, तो हम क्या देखते हैं, इसका इम्पैक्ट हमें पीपीसी पर दिखता है। क्या होता है कि पीपीसी पूरी तरह से चेंज हो जाता है।
ठीक है, अभी समझेंगे, अच्छे से समझेंगे अगर इन तीनों में कोई भी चेंज होता है तब। अभी देखो पहले ना हमें ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पीपीसी का ग्राफ कैसे बनता है? पीपीसी का ग्राफ कॉनकेव बनता है। सर ये कॉनकेव ग्राफ ही क्यों बनता है, बताएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। क्या होता है कि अभी देखो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पीपीसी को एक ग्राफ में बना के, अभी इसमें क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड्स ए और यहाँ पे लिख देते हैं गुड्स बी, ठीक है। यहाँ पे दो गुड्स के बारे में बात की जा रही है, एक गुड्स ए है और एक गुड्स बी है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज दिए गए, हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी दी गई है और हमारा इकोनॉमी जिस तरह से फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहा है, तो वो ये बताता है कि इन दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं, कौन से कॉम्बिनेशन में प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गुड्स ए का प्रोडक्शन और गुड्स बी का प्रोडक्शन, सपोज ये 10 यूनिट होगा, हम इसको डिवाइड करते हैं, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। 2 4 6 8 10 12 एंड इसी तरह से यहाँ पे करते हैं 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये हमने क्या किया, ग्राफ बनाया। अभी हमें यहाँ पे ये पॉइंट क्या बता रहा है, ये पॉइंट बता रहा है कि गुड्स बी का प्रोडक्शन 12 यूनिट हो रहा है एंड गुड्स ए का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ए का प्रोडक्शन 4 यूनिट हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हमें ये बताता है। अगर अभी हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, सपोज हम इस पॉइंट पे आते हैं, ये पॉइंट हमें क्या बताता है कि गुड्स ए का प्रोडक्शन 10 यूनिट हो रहा है एंड बी गुड्स ए का प्रोडक्शन क्या हो रहा है, 6 यूनिट हो रहा है एंड गुड्स बी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 10 यूनिट हो रहा है। ये भी एक कॉम्बिनेशन है। फिर हम आते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। हम इस पॉइंट पे देखते हैं क्या हो रहा है। हम इस पॉइंट पे क्या देख पा रहे हैं कि गुड्स ए का प्रोडक्शन 8 यूनिट हो रहा है एंड गुड्स बी का प्रोडक्शन भी 8 यूनिट हो रहा है, ठीक है। अब फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। एंड इस पॉइंट पे हम क्या देख पा रहे हैं कि गुड्स ए का प्रोडक्शन 6 यूनिट हो रहा है एंड गुड्स बी का प्रोडक्शन 9 यूनिट हो रहा है, ठीक है। फिर हम एक पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा 10, ठीक है। एंड इस प्रोडक्शन में क्या देखते हैं, गुड्स ए हमारा 4 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है एंड गुड्स बी हमारा, एक मिनट सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया, गुड्स ए का प्रोडक्शन इस पॉइंट पे 8 यूनिट था, बी का भी 8 यूनिट था, ठीक है। एंड यहाँ पे गुड्स ए का प्रोडक्शन क्या है, 9 यूनिट है एंड गुड्स बी का प्रोडक्शन क्या है, 6 यूनिट है। फिर यहाँ पे गुड्स ए का प्रोडक्शन 10 यूनिट है इस पॉइंट पे एंड गुड्स बी का प्रोडक्शन 4 यूनिट है। अभी आपको जो देखना है, जो देखने वाली चीज है पीपीसी में, वो ये है कि देखो यहाँ पे 12 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे 4 यूनिट हो रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन देखो 12 यूनिट और 4 यूनिट का है, फिर कॉम्बिनेशन 6 यूनिट और 10 यूनिट का है। मतलब क्या, अगर हम गुड्स ए का प्रोडक्शन को बढ़ा के, ठीक है, फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, गुड्स बी का प्रोडक्शन को कम करके 10 यूनिट पे करना पड़ रहा है। अब फिर हम क्या देखते हैं, जब हम गुड्स ए का प्रोडक्शन को बढ़ाकर 8 यूनिट करते हैं तो हमें गुड्स बी का प्रोडक्शन को घटाकर 10 से 8 करना पड़ता है। जब हम देखते हैं कि गुड्स ए का प्रोडक्शन 9 यूनिट कर रहे हैं तो गुड्स बी का प्रोडक्शन हमें 6 यूनिट कर देना पड़ रहा है, 8 से 6 कर देना पड़ रहा है। तो क्या हो रहा है, जब भी हम किसी भी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ए, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बी, ठीक है। मतलब कि जब भी हम किसी एक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें दूसरा गुड्स का प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है। अब ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसका रीजन ये है कि हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज फिक्स है। हम एक फिक्स रिसोर्स से सिर्फ उतना ही प्रोड्यूशन कर सकते हैं जितना वो फिक्स जो उस रिसोर्स से पॉसिबल है, ठीक है। अभी देखो अगर यहाँ पे बात हो रही है पॉसिबिलिटी की,
समझ में आ रहा है पॉसिबिलिटी की बात क्या आ रही है? क्योंकि उस रिसोर्सेज से उतना ही गुड्स हम बना सकते हैं। तो जब भी हम किसी दूसरे गुड्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें पहले गुड्स को डिक्रीज करना पड़ता है। अभी समझो कि कैसे ये कम करना पड़ रहा है। और यही चीज क्या बताता है? ये बताता है कि हम जब भी कोई चॉइस करते हैं तो क्या होता है, हम यहाँ पे चॉइस करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें फॉरगॉन करना पड़ता है। और ये फॉरगॉन हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमें क्या दिखाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रीजन होता है कि आप देखोगे पीपीसी का जो शेप है वो कॉनकेव होता है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा इससे। क्या होता है, जो हम गुड्स, जो भी हम क्वांटिटी फॉरगोन करते हैं उसी क्वांटिटी के कारण क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आता है। ठीक है, एंड वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रीजन है जिसके कारण कि पीपीसी हमारा कॉनकेव होता है। समझ में आया कि अभी जो हम ये कर्व बना रहे थे, इस कर्व में हमने पॉइंट से प्रोडक्शन देखा कि प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है अभी इसी में समझना है कि क्या हो रहा है कि हमने जो यहाँ पे ग्राफ बनाया, ठीक है, हमने सपोज ये ग्राफ बनाया, ठीक है। अभी क्या है, इस ग्राफ के अंदर ये जो प्रोडक्शन दिख रहा है और ग्राफ अगर ये वाली लाइन है तो ये लाइन क्या दिखा रही है कि हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये क्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी पे बन रहा है। ठीक है, हम जितना कर सकते थे, जितना पॉसिबल हो सकता था, उसी प्रोडक्शन को हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तीन चीजों में से, जो जो हमने तीन एजम्पशन लिए हैं ना, इन तीनों में से किसी भी चीज में चेंज आना होगा। या तो रिसोर्स बढ़ाना होगा, या तो टेक्नोलॉजी इंक्रीज करना होगा जिससे एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़ जाए, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तब क्या है, ये लाइन यहाँ शिफ्ट हो पाएगी। ठीक है, और अगर नहीं हो रही है, इसका रीजन क्या है कि हम अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी देखो, जब हमें पता चल गया कि इकोनॉमी अपने मैक्सिमम कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमी जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। अभी देखो, लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, लोग कंफ्यूज होता है सर शिफ्ट कैसे होता है पीपीसी के अंदर बाहर, ये क्या कॉन्सेप्ट है सर, कभी समझ ही नहीं आया ये सब चीज। आ जाएगा। अभी क्या है, हम पीपीसी को देखते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सपोज ये मेरा पीपीसी कर्व है। ठीक है, हम इस तरह से कर्व बनाए हैं। देखो, अगर पीपीसी इस लाइन पे काम कर रहा है, जैसे हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो एग्जांपल लिया वो क्या था, इसी लाइन के पे पॉइंट मूव कर रहे हैं। ठीक है, हम पहले यहाँ इस पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, गुड्स बी 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और गुड्स ए 4 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे। जब हम दूसरे पॉइंट पे गए तो हम इस पॉइंट पे क्या देखते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, हमने 5 पॉइंट पे प्रोडक्शन देखा। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी अपना मैक्सिमम कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आ रहे। जैसे ही इस लाइन से हम नीचे उतरते हैं, सपोज यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, इस लाइन के अंदर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जब भी कर्व के अंदर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, तो ये तो पॉसिबल है कि ये प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसका ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे क्या है कि हम जो रिसोर्सेस हमारे पास है, हम उसका एफिशिएंट यूज नहीं कर रहे हैं। हम उसका एफिशिएंट यूज नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसोर्स का वेस्टेज हो रहा है। यहाँ पे रिसोर्स क्या है, वेस्ट हो रहा है। ठीक है, एक चीज समझ में आ गया कि अब देखो, यहाँ पे रिसोर्स क्या है, इनएफिशिएंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स क्या है, वेस्ट हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो इकोनॉमी अभी हम देखते हैं, क्या है, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी है। ये क्या है, यहाँ पे इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ठीक है, क्यों, यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का। यहाँ पे इकोनॉमी अनएम्प्लॉयड होगी। ठीक है, क्यों, यहाँ पे सभी को काम नहीं मिल रहा है। ये तो था कर्व के अंदर। सर आपने बताया कि कर्व के अंदर जब होता है, ठीक है, इनसाइड द कर्व। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया इनसाइड द कर्व। अब दूसरा बताओ सर। ठीक है, हम बात करते हैं आउटसाइड द
रुको, आउटसाइड से पहले हम लोग देखते हैं ऑन द कर्व, ऑन द कर्व हमने ये जो कर्व बनाया, ठीक है, अगर इसी पॉइंट पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, अगर हम इसी लाइन के ऊपर अपना पॉइंट मूव करते हैं, ए से बी, बी से सी से डी जा रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, क्योंकि ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम कर रहा है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता है जो भी रिसोर्स हमें दिया गया है, ठीक है। और ये भी प्रोडक्शन क्या है, पॉसिबल है, अगर हम पीपीसी के एजम्पशन को मान के चलते हैं। ये जो तीन चीजें ये फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो भी क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबल है। एंड हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है अपने एक्सट्रीम लेवल पे है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल है। ये था ऑन द कर्व, जब कर्व के ऊपर रहते हैं तो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हमें समझ में आता है, जो जो चीजें हमें समझ में आ रही है हम उन सब चीजों को समझेंगे, ठीक है। अभी एक और जगह बनेगा, अब क्या होगा, आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द कर्व। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जैसे कि ये मेरा पीपीसी है, तो क्या हो रहा है, हम यहाँ पे कोई पॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कर्व से बाहर है, क्या ये पॉसिबल है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये पॉसिबल नहीं है, कर्व के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, हम उस रिसोर्स से सिर्फ और सिर्फ पीपीसी के अंदर एंड पीपीसी के ऊपर ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना रिसोर्स ही नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, इसको काटो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक चीज पता चल गया सर, आपने बता दिया कि इनसाइड द कर्व, ऑन द कर्व एंड आउटसाइड द कर्व, ये तो क्लियर है। बट इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमने बताया कि क्या है, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण ही क्या हो रहा है कि पीपीसी कॉन्केव हो रहा है, ये भी ध्यान रखना, जो जो याद करने वाली चीजें, एक तो ये है एंड दूसरा ये जो थियरी अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की, ये सारी। अब हम इसके बारे में इसके बाद बात करते हैं कि आखिर कि पीपीसी कॉन्केव तो हो गया, कि कॉन्केव होने के पीछे का रीजन क्या है, हमने देखा कि हम जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हैं उसी के कारण होता है। आता है क्वेश्चन कि पीवीसी स्ट्रेट क्यों नहीं होती, अब इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्केव के बारे में बहुत कम बात की थी, अब हम पूरी तरह से समझेंगे कि ये कॉन्केव ही क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है। तो चलो इस चीज में भी बात करते हैं। ये देखो, जब हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, ये ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, पीपीसी में सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, ये है पीपीसी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब इकोनॉमी पीपीसी पर काम करती है, जब वो एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी से पॉइंट डी, इसी पॉइंट पे अगर वो मूव करती है, तो क्यों करती है ऐसा, ताकि वो जो कॉम्बिनेशन है गुड ए और गुड बी का, इस कॉम्बिनेशन को बढ़ाया जा सके और घटाया जा सके, ठीक है। और इसी के कारण क्या होता है, जब भी हम किसी एक को बढ़ाते हैं, जैसे गुड्स ए को हम पहले 4 था और ये 6 था, अगर हम गुड्स ए को अब हम 6 करना चाहते हैं तो हमें बी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यही चीज, यही कॉन्सेप्ट है कि क्या कर रहे हैं, जब भी हम किसी एक गुड्स गुड्स को बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड्स में से कुछ हमें कम करना पड़ता है। ये जो फॉरगोन वाला कॉन्सेप्ट है ना, यही है, और यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी देखो क्या हो रहा है ना, इसी के कारण यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है, और इसी के कारण क्या होता है, ये जो ग्राफ है ये कॉन्केव होता है, ठीक है। अभी देखो क्या है ना, कि जो गुड्स को छोड़ दिया गया वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और पीपीसी का स्लोप इसी कारण से होता है कॉन्केव। अभी देखो कॉन्केव तो पता चल गया, अगर आप सोचो कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में लाइन क्या होती, स्ट्रेट होती, ऐसी लाइन होती, ऐसा कब हो सकता है, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रेट लाइन तब होगा जो भी हमें रिसोर्सेज दिए गए, ये रिसोर्सेज क्या हो, सेम क्वालिटी के हो, ठीक है, जो भी रिसोर्स हमें दिया गया है ये सारे रिसोर्स सेम क्वालिटी के हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, जो भी रिसोर्स होता है वो सेम क्वालिटी का नहीं होता है, हर रिसोर्सेज से आप जब गुड्स बनाओगे अलग अलग तरीके के गुड्स बनेंगे,
ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि रिसोर्सेज का सेम क्वालिटी होना जरूरी है, और सेम क्वालिटी रहेगा तब ये स्ट्रेट लाइन में बनेगा, लेकिन सेम क्वालिटी नहीं होता है, ये हमें पता है। और इसी कारण से क्या होता है, ग्राफ कॉनकेव बनता है। क्या होता है ना कि हर रिसोर्स हर गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। और यही चीज हमें समझना है। तो जैसे जैसे हम एक गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करते जाते हैं, हम दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करते जाते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, पीपीसी कॉनकेव होता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण क्या होता है कि पीपीसी कॉनकेव होता है। चलो यहाँ तक तो सर आपने बता दिया, समझ में भी आ गया। चलो ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद क्या बात करेंगे कि पीपीसी कर्व और अनएम्प्लॉयमेंट, पीपीसी कर्व और अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखते हैं हम लोग पीपीसी कर्व एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बस इसीलिए हम इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम ग्रोथ भी देखेंगे। देखो, जब भी इकोनॉमी पीपीसी कर्व के अंदर ऑपरेट कर रहा होता है, सपोज पॉइंट ये पॉइंट में ऑपरेट कर रहा है, इनमें से कोई पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो लेबर है ना वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल लगा हुआ है ना, ये कैपिटल अंडर यूटिलाइज है, इसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और यही रीजन होता है कि हम पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर इकोनॉमी पीपीसी कर्व के अंदर आ जाए तो क्या होता है, हमें ये समझ आ जाता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो इकोनॉमी है, तो क्या हो रहा है, वो कम है। और लेकिन जब यही पॉइंट यहाँ से उठ के इस लाइन के ऊपर कहीं पे आ जाए तो क्या होता है, हमारा जो आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ग्रोथ? क्योंकि अभी ये अंडर यूटिलाइज था, अंडर यूटिलाइज से ये इफिशियंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, आप समझो कि पहले ये पॉइंट पे था, अंदर में ऑपरेट कर रही थी, अब अंदर से ही पीपीसी के ऊपर पहुंच गई, और ये जो ऊपर पहुंची, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिकवरी हुआ है। ठीक है, और ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी विदाउट ग्रोथ है। तो आप देखते हो ना, कभी कभी अचानक से हम देखते हैं कि हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट तो कम ही नहीं हो रहा है, या तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही नहीं रहा है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, वो पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, वो जो पोटेंशियल आउटपुट उसका, देखो पीपीसी के ऊपर अगर ऑपरेट करती है, ये इसका पोटेंशियल आउटपुट है कि इतना वो प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, इसलिए तो वो पीपीसी के अंदर थी। अगर वो इतना प्रोड्यूशन कर पाती तो वो क्या होती, आगे बढ़ती, हमें ग्रोथ दिखता। तो जब पीपीसी पोटेंशियल आउटपुट के नीचे ऑपरेट करता है, मतलब पीपीसी के अंदर ऑपरेट करता है, तो क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, कैपिटल अंडर यूटिलाइज हो रहा होता है। यही चीज है, यही समझना है। अब इसमें अगर तुम लोगों को दिक्कत हो रहा है तो क्या ही बोलूं मैं। अभी देखो क्या है ना कि पीपीसी और अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ लिया। अब हम इसी में एक चीज और समझते हैं, शिफ्ट इन पीपीसी, बहुत बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी। ठीक है, ये शिफ्ट क्या होता है, मतलब ये है कि हम अभी दो तीन ग्राफ बनाते हैं, ये एक ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ। ठीक है, ये मेरा P1 Q1, ठीक है, और ये मेरा P था, ये मेरा P है, Q है। अब ये मेरा क्या है, P है, ये Q है, ये P1 है, और ये Q1 है। अभी देखो क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे जो शिफ्टिंग हो रहा है ना, ये इनवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा पीपीसी ग्राफ शिफ्ट हो रहा है, ये मेरा इनवर्ड शिफ्टिंग है, इनवर्ड शिफ्टिंग। और यहाँ पे जो मेरा शिफ्टिंग है, ये कैसा है, ये आउटवर्ड शिफ्टिंग है, आउटवर्ड शिफ्टिंग। बहुत क्लियरली समझ में आएगा। देखो क्या होता है, जब भी ये आउटवर्ड शिफ्ट होगा, ये कब होता है, ये आउटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब हमारे पास जो भी चीजें दी गई थी, हमारा जो रिसोर्सेज था, ये रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीजों में चेंज होता है, या तो ये बढ़ जाता है अगर हमारा रिसोर्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये जो केस हो रहा है, यहाँ पे क्या है, हमारा रिसोर्स इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, या तो हमारा जो टेक्नोलॉजी है ये भी इंक्रीज हो जाता है, हमारा टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव हो जाता है, तब हमें इस तरह के ग्रोथ देखने मिलेंगे, तब हमें आउटवर्ड शिफ्टिंग देखने मिलेगा, और इसी को कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, हमारी इकोनॉमी अब ग्रो कर रही है, ठीक है, ये तो बेसिक था, ठीक है। जब हमारा शिफ्ट होता है, जब हम रिसोर्स बढ़ाते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, जब हमारा ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो बेटर हो जाता है, तो इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, और इसी कारण क्या होता है, हमारा जो पीपीसी का कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? और ये क्या दिखाता है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाता है। अभी देखो क्या है कि इनवर्ड शिफ्टिंग, यहाँ जो इनवर्ड शिफ्टिंग हो रहा है ये क्यों हो रहा है भाई, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत क्या है, सपोज पैंडेमिक का टाइम था, कोरोना का टाइम था, ठीक है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो क्या होता है, हमारे पास जो रिसोर्स होता है ना वो तो फिक्स ही होता है, लेकिन ये रिसोर्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है, और डिस्ट्रॉय होता है इसके, और या घट जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है या तो घट जाता है। अब जब हमारा रिसोर्स घट गया, हमारा रिसोर्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या है कि हमारा जो रिसोर्स था वो तो कम हो गया, और जब रिसोर्स कम होगा तो वो अपने पोटेंशियल प्रोडक्शन से नीचे आ जाएगी ना, इसीलिए क्या होता है, इनवर्ट शिफ्टिंग हो जाता है, और पीपीसी क्या होता है, अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाती है। मतलब इकोनॉमी की जो कैपेसिटी होती है, यहाँ पे इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है कि इकोनॉमी कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, बस यही है, ठीक है, इससे हमें यह पता चल गया। अब देखो, लोग क्या होते हैं ना, यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, शिफ्ट ये है, ठीक है, जब हमारा शिफ्ट हो रहा है पूरा कर्व, और हम जो मूवमेंट की बात करते हैं ना, ये है मूवमेंट, ठीक है, जब मूवमेंट हो रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, यहाँ पे किसी भी तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज को घटा रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरह की चेंजेस नहीं हो रहा है, और इसी को बेसिकली मूवमेंट कहते हैं, मूवमेंट ऑन द कर्व, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने देखा, ये है शिफ्ट ऑफ द कर्व। इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए क्या है, आउटवर्ड शिफ्ट होना जरूरी है, देखना शिफ्ट होना ही जरूरी नहीं है, सिर्फ आउटवर्ड शिफ्ट होना जरूरी है, अगर वो इनवर्ड शिफ्ट होगा मतलब क्या है, इकोनॉमी की कैपेसिटी और कम हो गई है, अब वो प्रोडक्शन जो पहले कर रहा था उससे भी कम करेगा, सिंपल। अभी देखो, सबसे बड़ी बात अब आती है प्रॉब्लम, देखो, पीपीसी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अभी देखो पीपीसी क्या करता है, तीन बेसिक जो प्रॉब्लम है उसका आंसर करता है, जो तीन बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो तीन बेसिक प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, यही दिखाता है। अभी देखो पीपीसी ये कैसे दिखाता है, कैसे आंसर करता है, देखो, अभी हम एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसमें एक साइड हम लेते हैं कंज्यूमर गुड, एक साइड लेते हैं कैपिटल गुड्स। देखो क्या होता है ना, जब हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, फिर उसको कंज्यूम कर लेते हैं लोग, और ये कंजम्पशन होकर खत्म हो जाता है। बट जब बात आती है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स की, तो हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चलता है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा एक बेसिक पॉइंट बताता है कि इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन क्यों ज्यादा किया जाता है, उसका क्या फायदा है, उससे इकोनॉमी को क्या फर्क पड़ता है। ये जब तक आप नहीं समझ पाओगे तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा कि आखिर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। और इसी चीज के लिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि प्रोडक्शन जब कैपिटल गुड्स का होता है तो कैसे होता है, ठीक है। अभी देखो, अभी इस चीज को समझने के लिए क्या समझेंगे कि हम एग्जांपल लेंगे, देखो डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है जैसे कि इंडिया, इन लोगों के लिए एक परमानेंट डायलेमा होता है, क्या डायलेमा होता है कि वो किस तरह के गुड्स का प्रोडक्शन करे, उनके पास रिसोर्स लिमिटेड है ना, तो वो लिमिटेड रिसोर्स के साथ सोचती है कि हम अपने इस लिमिटेड रिसोर्स के साथ क्या प्रोडक्शन करें जिससे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। और ये जो परमानेंट डायलेमा है कि क्या प्रोडक्शन करें, ये क्या करता है, दो चीज में चॉइस करना पड़ता है, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड्स में। अब रीजन क्या है, देखो, आज अगर वो ज्यादा कंज्यूमर गुड्स को प्रोडक्शन करेगा,
तो क्या होगा? अगर वो आज कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा? देखो कंज्यूमर गुड्स क्या करती है, शॉर्ट रन में, शॉर्ट टाइम पे बेसिकली, शॉर्ट रन में क्या करती है, हमारा जो डिमांड है, कंजम्पशन डिमांड है, वो तो फुलफिल कर देती है। ठीक है, कंजम्पशन डिमांड फुलफिल कर देती है। ठीक है, अभी सोचो इससे क्या होगा, अगर शॉर्ट रन में हमारा कंजम्पशन डिमांड जो है वो फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो लॉन्ग रन में डेवलपमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं वो तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। और कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स का अगर आप आज प्रोडक्शन करते हो तो आने वाले टाइम पे वो आपके प्रोडक्शन में फर्दर हेल्प ही करेगा, वो आपको प्रोडक्शन की कैपेसिटी को और ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब कोई भी इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया जैसा इकोनॉमी जो कि डेवलपिंग कंट्री है, ये क्या सोचती है कि इसे ग्रो करना है, इसे डेवलप करना है, तो ये क्या ध्यान देती है, ये कैपिटल गुड्स पे भी ध्यान देती है, लॉन्ग रन में भी देखती है कि लॉन्ग रन में इसे भी तो अपनी बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ानी है। तो क्या करती है कि ये कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देती है। लॉन्ग रन में देखा जाए तो अगर हम कैपिटल गुड्स को का प्रोडक्शन करेंगे तो लॉन्ग रन में क्या है, हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये इंक्रीज होता जाएगा, और ये जब इंक्रीज होगा ये क्या करेगा, ये ग्रोथ लाएगा हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है कि कैपिटल गुड्स इंपॉर्टेंट होता है। यही चीज है, इसी के बारे में बात करना था कि क्या प्रोड्यूस करना है। ये जो डायलेमा है, ये डायलेमा यहां से क्लियर होता है। ठीक है, अब क्लियर हो जाए कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अभी देखो दूसरी चीज है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करें। देखो हर एक इकोनॉमी ये चीज डिसाइड करती है कि किस तरह से प्रोडक्शन करना है। अब दो तरह से होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव, ठीक है, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। अभी देखो अगर लेबर इंटेंसिव करेंगे तो इसमें क्या होगा, वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा, इफिशियंसी थोड़ा कम होगा, और इसी के कारण क्या है, प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा एज कम्पेयर टू कैपिटल इंसेंटिव। कैपिटल इंसेंटिव में क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, वेस्ट ज्यादा होता है और प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें आते हैं, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इफिशियंट होता है, मतलब कि वेस्टेज बहुत कम होता है और प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसीलिए क्या होता है कि इकोनॉमी ये भी डिसाइड करती है कि किस तरह के प्रोडक्शन को मेथड को हम यूज करें। ठीक है, तो अभी यही चीज हमें दिखाता है, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव लेते हैं तो क्या होता है कि पीपीसी हमारा पोटेंशियल जीडीपी तक पहुंच पाता है, पोटेंशियल आउटपुट तक पहुंच पाता है। ठीक है, अभी किसके लिए प्रोडक्शन करना है, तो यही बात आती है कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली हमारा जो इमीडिएट डिमांड है कंजम्पशन का उसको मीट कर रहा होता है। लेकिन जब वो कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन करता है तो वो बेसिकली ये सोच रहा होता है कि लॉन्ग टर्म में हमें अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है, इसलिए क्या होता है वो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करता है। यही था सिंपल। आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, पीपीसी कभी ये नहीं पूछेगा कि पीपीसी क्या होता है, सॉरी यूपीएससी कभी ये नहीं पूछता है कि पीपीसी क्या होता है। यूपीएससी ये पूछता है कि रिसोर्स का एलोकेशन कैसे हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कैसा है, कब होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चेंज कैसे हो रहा है। अगर हम इसी लाइन पे प्रोडक्शन को करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि एक गुड्स के प्रोडक्शन के लिए दूसरे गुड्स को हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं। और यही इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण क्या होता है, हमारा यूपीपीसी कॉनकेव होता है। और जब हम बात करते हैं ग्रोथ की एंड रिकवरी की, अभी देखो आप यहाँ पे हर चीज समझ सकते हो। पीपीसी एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा ग्राफ है जिससे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ग्रोथ कब होता है, जब पीपीसी हमारा शिफ्ट करता है। ठीक है, और रिकवरी कब होती है, जब पीपीसी हमारा, यहाँ दिखाते हैं, इन साइड द कर्व काम कर रही होती है और फिर वो इन साइड कर्व से आगे आके ऑन द कर्व हो जाती है। तो ये क्या है, ये रिकवरी है। जो होना चाहिए ये वहां तक पहुंचता है, इसी को बोलते हैं रिकवरी। बस सिंपल था, पीपीसी इतना ही है। अभी देखो अगर हम सिंपल वे में देखें तो पीपीसी हमें क्या दिखा रहा है, पीपीसी हमें दिखा रहा है स्कार्सिटी और चॉइस। ठीक है, पीपीसी का स्लोप हमें क्या दिखा रहा है, पीपीसी का स्लोप हमें दिखा रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिखते जाते हैं। ठीक है,
पीपीसी हमें क्या दिखाता है? स्कार्सिटी एंड चॉइस। पीपीसी का जो स्लोप है ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण क्या हो रहा है? पीपीसी मेरा कॉन्केव हो रहा है। अब ये कॉन्केव क्यों हो रहा है? सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण नहीं, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण कॉन्केव क्यों हो रहा है? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अब इनसाइड पीपीसी अगर वर्क हो रहा है तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर यूटिलाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बस यही सारी चीजें हैं। अगर ये आउटवर्ड शिफ्ट होता है, आउटवर्ड शिफ्ट होता है, ये क्या बताता है? ये दिखाता है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ। इतना ही था इकोनॉमी। तो पीपीसी बेसिकली सिर्फ एक डायग्राम नहीं है, ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को एक लॉजिक में, एक ग्राफ के अंदर दिखाता है। और अगर आपको जिस दिन पीपीसी समझ में आ जाएगा तो प्रीलिम्स के जो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज होते हैं ना, वो आधा से ज्यादा आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि पूरी इकोनॉमी यही दिख जाती है हमें। इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीजें डेवलप हो रही है, ये सब चीजें हमें यहाँ पे पता चल जाती है। अभी देखो, अगर हम थोड़ा सा, पीपीसी बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है ऐसा लोग कहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पीपीसी के कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगर पीपीसी में ये होगा तो क्या होगा। बस इसको देखते हैं और फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है। देखो पीपीसी के में क्या देखोगे आप, कि पीपीसी के बारे में क्या पूछा जाता है। अगर इकोनॉमी पीपीसी के अंदर काम कर रही है, पीपीसी के अंदर ऑपरेट कर रही है, इनसाइड द पीपीसी, तो हम क्या देखे थे? इनसाइड पीपीसी काम कर रही है तो अंडर यूटिलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दिख रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब क्या है? जो हमारे पास रिसोर्स है इसका फुल यूज नहीं हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट है, चाहे तो आउटपुट को बढ़ाया जा सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रेजेंट दिखता है हमें। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज तो होगा, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो बेसिकली पोटेंशियल आउटपुट है उसका, उससे नीचे काम कर रही थी। सिंपल। इसी तरह से आप सब कुछ अप्लाई करके देखोगे। अगर इकोनॉमी पीपीसी के ऊपर काम कर रही है, पीपीसी के ऊपर का मतलब क्या हुआ? ऑन द पीपीसी। ठीक है। तो पीपीसी के ऊपर जब काम करेगी तो क्या होगा? अगर इकोनॉमी पीपीसी के ऊपर काम कर रही होगी तो इसका मतलब है इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, रिसोर्स इफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा है, आउटपुट भी बढ़ रहा है। ठीक है। अभी देखो, जब ऑन द कर्व होगा ना, तो आउटपुट बढ़ेगा नहीं। आउटपुट तब बढ़ेगा जब रिसोर्स हमारे इंक्रीज होंगे या फिर हमारा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगा। ठीक है। तो पीपीसी के ऊपर जब भी ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। ये प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारा जो 3 फैक्टर दिया हुआ है, इन तीनों फैक्टर में किसी तरह का चेंज आता है। किसमें? रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में। खत्म हो गया। इतना ही करना था पीपीसी में। ठीक है। तो चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और भी दूसरे टॉपिक को इतना ही इजी बनाते हुए, ताकि आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी ना आए।